हाँ, पीरियाडिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए दो हेडिंग हम लोगों ने उठा लिया पहले ही, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग। इसका यूज़ हर प्रॉपर्टी में होगा, चाहे रेडियस निकालना हो, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालना हो, चाहे वैलेंसी निकालना हो, हर जगह इसका यूज़ होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग। इसलिए हमने पहले इसको फोकस करके समझा दिया। हाँ, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई पीरियाडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनकी रेडियाई पर हम लोग विचार करेंगे। कैसे इसको हम निकालते हैं, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में टॉप टू बॉटम। देखा जाए सबसे पहले डिफिनीशन क्या है इसकी। देखो, कोई भी एटम हो, चाहे एस ब्लॉक का, चाहे पी ब्लॉक का, चाहे डी ब्लॉक का, कोई भी एटम है, समझो ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ये उसकी पहली शेल हो गई और ये उसकी दूसरी शेल हो गई। दूसरी शेल आउटर शेल मतलब वैलेंस शेल। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कहलाती है एटॉमिक रेडियाई। यह है डिफिनीशन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कहलाएगी एटॉमिक रेडियाई। नोट करो, डिस्टेंस between center of nucleus and electron in the last orbit। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कहलाएगी एटॉमिक रेडियाई। यह है क्या? Distance between center of nucleus and electron in the last orbit is known as atomic radii। ये है डिफिनेशन एटॉमिक रेडियाई की। और ये डिफिनेशन पूरी तरह से काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि तुम किसी भी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी तुम निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि एटम स्टेबल है ही नहीं। मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, एटम स्टेबल होता ही नहीं। और जब एटम ही स्टेबल नहीं है तो फिर इसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी तुम कैसे निकालोगे? ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये डिफिनेशन काल्पनिक है। और इलेक्ट्रॉन भी तो चक्कर लगा रहा है, ये भी तो कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इलेक्ट्रॉन यही होगा। तो एटम फिक्स स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो फिर हम ये दूरी निकालें कैसे? प्रैक्टिकली ये डिफिनेशन संभव नहीं है। ये काल्पनिक डिफिनेशन है। लेकिन हमारी बुक में रेडियाई की वैल्यू जो दी गई है वो आई कहाँ से, निकाला कैसे गया? उसको निकाला है मॉलिक्यूल के हिसाब से निकाला गया है। यदि मॉलिक्यूल कोवलेंट है तो वहां निकाली जाएगी कोवलेंट रेडियाई। मॉलिक्यूल आयनिक है तो वहां निकाला जाएगा आयनिक रेडियाई। और यदि कोई मेटलिक सॉलिड है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, डी ब्लॉक का मेटल है, एस ब्लॉक का मेटल है, तो वहां निकाला जाएगा मेटलिक रेडियाई। और यदि दो एटम के बीच कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां निकाला जाएगा वंडर वाल रेडियाई। मतलब हम रेडियाई जो ऑपरेट कर सकते हैं, जो निकाल सकते हैं, वो मॉलिक्यूल के हिसाब से निकालते हैं, फ्री एटम के हिसाब से निकालना संभव नहीं है। नोट करो, देयर आर 4 ऑपरेशनल कंसेप्ट, 4 operational concept of atomic radii। ठीक, एटॉमिक रेडियाई को आप 4 तरीके से निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जिसका रेडियाई निकालने जा रहे हैं वो क्या है, कोवलेंट सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है, या कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं है, नोबल गैस। ठीक है, उसके आधार पर रेडियाई निकाली जाती है। पहला केस 4 ऑपरेशनल कंसेप्ट। पहला केस क्या है? कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई, ये रेडियाई आप तब निकालोगे जब मॉलिक्यूल कोवलेंट हो।
जैसे इथेन, एथीन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, या मॉलिक्यूल क्या है, कोवलेंट, दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, वहां तुम निकालोगे कोवलेंट रेडियाई। हाँ, यदि कोई सॉलिड आयनिक है तो सोडियम का फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, कोई आयनिक सॉलिड है तो वहां निकालोगे आयनिक रेडियाई। और तीसरा वो मेटल है, प्योर एलिमेंट है, एल्कली मेटल, अर्थ मेटल, डी ब्लॉक का मेटल, तो वहां निकालोगे मेटालिक रेडियाई। और जब किसी मॉलिक्यूल्स में दो एटम के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं, जैसे नोबल गैस, तो वहां निकालोगे वंडरवॉल रेडियाई। तो रेडियाई निकालने के ये 4 तरीके हैं जो कि प्रैक्टिकली संभव है, जिसको तुम ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन ये जो डिफिनेशन हमने लिखा ये प्योरली काल्पनिक है। हाँ, अब से निकालना है, एक एक करके देखा जाए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोवलेंट रेडियाई से। हाँ, ये कब निकालेंगे हम? हाँ, जब मॉलिक्यूल कोवलेंट हो, जहां दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो वहां बॉन्डिंग क्या है, कोवलेंट, तो वहां निकालोगे तुम कोवलेंट रेडियाई। तो कैसे निकालोगे देखा जाए। समझो इथेन C2H6, इसमें कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और 2 कार्बन से लगे हैं हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन लगे हैं। यहां कार्बन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, बॉन्डिंग क्या है, कोवलेंट। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, कोवलेंट मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, ये समझो कार्बन का न्यूक्लियाई है और ये दूसरे कार्बन का न्यूक्लियाई है और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। और देखो हमारी लेबोरेटरी में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि 2 न्यूक्लियस के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी, या NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। ये 2 एटम के बीच की दूरी को हम निकाल सकते हैं बाय NMR, बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन से। तो जब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन से इन दोनों के बीच की दूरी निकाली तो वो वैल्यू कितनी आई, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये दूरी आई जो कि इसकी बॉन्ड लेंथ है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी मिल रही है हमको, 1.54। जबकि हमको चाहिए क्या, रेडियाई निकालना, यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे। बताओ, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, बॉन्ड लेंथ हमको पता है, NMR से निकाला, एक्सरे डिफ्रैक्शन से दूरी हमने निकाल लिया। तो इस बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो हमको रेडियाई नहीं मिल जाएगी, बोलो। तो रेडियाई हो जाएगी, हाँ रेडियाई आ जाएगी 1.54/2 यानी 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो इथेन में कार्बन का रेडियाई हो गया 0.7 से निकाला, समझ में आया कैसे निकाला, बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दिया। बॉन्ड लेंथ का नोट करो, कोवलेंट रेडियाई क्या है, कोवलेंट रेडियाई one half distance between the nuclei of two similar atom forming single covalent bond. One half distance between the nuclei of two similar atom forming single covalent bond. मतलब तुम्हारे सामने कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल रख दिया, समझो रख दिया हाइड्रोजन, और इसकी बॉन्ड लेंथ बताया NMR से
कि NMR से इसकी बॉन्ड लेंथ ये आती है, तो बताओ रेडियाई क्या होगा। हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो रेडियाई हमको हाइड्रोजन की मिल जाएगी, और प्रैक्टिकली सॉल्व करने पर 0.37 एंगस्ट्रॉम आता है। उसी तरह से क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बताएगा, जो कि निकाला है एक्सरे या NMR स्टडी से। तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो भी बताएगा उसका हम हाफ करेंगे तो रेडियाई क्लोरीन की हमको मिलेगी, और ये वैल्यू रिपोर्टेड है 0.99 एंगस्ट्रॉम। मतलब वैल्यू रटना नहीं है, बस ये समझना है कि हमें जो भी बॉन्ड लेंथ देगा, हमें रेडियाई निकालने के लिए क्या करना है, उसकी वैल्यू को हाफ करना, बस 1/2 डिस्टेंस हाफ कर देना है, रेडियाई आ जाएगी। लेकिन शर्त है, हाफ कब करोगे, जब दोनों एटम सिमिलर हो। सिमिलर, दोनों एटम सेम हो तब हाफ करना। पता यहां भी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है ना, क्लोरीन क्लोरीन सेम है ना, बोलो, तब बॉन्ड लेंथ का हाफ करना। मान लो दोनों एटम सेम नहीं है, डिफरेंट है, तब जैसे HCl आ गया, बता दोनों सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, उसमें भी हाफ कर देंगे, नहीं हाफ नहीं करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, देखो हाँ देखो, जब एटम डिफरेंट है, दोनों न्यूक्लियाई डिफरेंट है, उस केस में एग्जाम में दो बातें बताएगा, एक तो क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ भी बताएगा और HCl की बॉन्ड लेंथ भी बताएगा, दोनों वैल्यू बताएगा, और पूछेगा रेडियाई हाइड्रोजन की बताओ। इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे तो रेडियाई हमको क्लोरीन की मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। HCl की बॉन्ड लेंथ में से हम रेडियाई क्लोरीन की घटा देंगे तो हमें रेडियाई हाइड्रोजन की मिल जाएगी, रेडियाई हाइड्रोजन की। ये कंसेप्ट है। यदि सिमिलर एटम है, सिमिलर एटम है तो हाफ कर दो, और डिसिमिलर एटम है तो बॉन्ड लेंथ में से किसी एक की रेडियाई घटा दोगे तो दूसरे की रेडियाई मिल जाएगी। बोलो, हाँ नोट्स को नोट कर लेना। इन केस ऑफ heteronuclear molecule, in case of heteronuclear molecule, covalent radii of one species is the difference between bond length, and covalent radii of other species। यदि हेट्रोन्यूक्लियर है, दोनों एटम अलग अलग हैं, तो रेडियाई निकालने के लिए बॉन्ड लेंथ में से किसी एक की रेडियाई माइनस करोगे तो दूसरे की रेडियाई मिल जाएगा। और यदि आइडेंटिकल है, सिमिलर एटम है, तो रेडियाई निकालने के लिए बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देना। अब बात है बॉन्ड लेंथ की, तो ये वैल्यू तुमको पेपर पे दी जाएगी, जो कि निकाला जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसका नाम है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से। इसमें एक्सरे तुम्हारे सिलेबस में है, जब सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाएगा ना तो ब्रैक्स लॉ आएगा, ब्रैक्स लॉ से एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम दो एटम के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक सॉलिड स्टेट का है, वहाँ आएगा। बाकी NMR ये हाई सिलेबस में है, इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। बस जानकारी हो कि NMR के द्वारा दो एटम के बीच की दूरी निकालना संभव है। हाँ बोलो, बात समझ में आई? कोवन रेडियाई क्या होता है और कैसे निकालना है? दोनों एटम सेम है तब क्या करेंगे, और दोनों एटम डिफरेंट है तो क्या करेंगे? बोलो क्लियर? अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मॉलिक्यूल कोवेलेंट है और एक ही एटम अलग अलग मॉलिक्यूल्स में है, एटम एक है, मॉलिक्यूल अलग अलग है, क्या रेडियाई सेम होगी?
जैसे नाइट्रोजन अमोनिया में भी है, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में भी है, क्या दोनों में नाइट्रोजन का रेडियाई सेम होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां नंबर ऑफ बॉन्ड वेरी कर रहा है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड है, N2 में नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड की संख्या वेरी करने से, बॉन्ड ऑर्डर बदलने से रेडियाई बदल जाती है। इसका मतलब रेडियाई पर बॉन्ड ऑर्डर का असर पड़ता है, रेडियाई पर बॉन्ड ऑर्डर का असर पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन का भी असर पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी असर पड़ता है। तो एक एक करके हम देखा जाए कि रेडियाई पर असर डालने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। लिखो फैक्टर अफेक्टिंग कोवेलेंट रेडियाई। फैक्टर अफेक्टिंग कोवेलेंट रेडियाई। हाँ, पहला फैक्टर है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इसका मतलब है दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड, जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जैसे एग्जांपल देखो, इथेन में कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। यदि कि यहाँ बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच कितना आएगा, 1, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, एथिलीन में C2H4, हाँ, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच हो गया 2। जहाँ बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट करता है दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो 1, डबल बॉन्ड हो गया तो 2। हाँ, एस्टिलीन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। अब देखो, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन बेंजीन में भी है, बेंजीन में भी है, और उसमें बॉन्ड ऑर्डर आएगा 5। बताएंगे बेंजीन में आगे चल के, क्योंकि वहाँ सिंगल और डबल के बीच का कैरेक्टर होता है बेंजीन में, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। कहने का मतलब कार्बन देखो सब जगह है, लेकिन रेडियाई क्या सब में एक होगी? नहीं, अलग अलग आएगी। अब क्वेश्चन आएगा किसमें कार्बन का रेडियाई सबसे ज़्यादा है या किसमें सबसे कम है, या रेडियाई का ऑर्डर क्या है, तुम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सामने, देखो जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी, बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, पता पाई बॉन्ड बनता जाएगा ना, और पाई बॉन्ड बनने से सिग्मा की ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा ओवरलैप कर जाता है, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ घटती है। इसका डिटेल्स केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा। अभी तुम मान लो कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटती है। हाँ, NMR क्या बोलता है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम है। स्टीरीन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम है। जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ घटती जा रही है। अब बताओ, यहाँ दोनों एटम सेम है कि डिफरेंट है? और सेम के लिए क्या कहा गया था? बॉन्ड लेंथ का हाफ। तो यहाँ भी बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दो। यदि हम बॉन्ड लेंथ का हाफ करें तो रेडियाई कार्बन की आ जाएगी 1.54 का हाफ, कितना है? 0.77 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ कार्बन की रेडियाई निकालने के लिए बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.67 एंगस्ट्रॉम। इस केस में बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो रेडियाई कार्बन की आ जाएगी 0.60 एंगस्ट्रॉम। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड की संख्या बढ़ने से, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से रेडियाई की वैल्यू घट रही है, रेडियाई घट रही है। तो हम कहेंगे कि रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर। अब मान लो पूछे ए बी सी डी करके, ए बी सी डी चार ऑप्शन दे दिया, ए बी सी डी, इन विच केस कार्बन हैविंग मैक्सिमम रेडियस, टिक मारो, इन विच केस कार्बन हैविंग मैक्सिमम रेडियस, बोलो। हाँ आंसर होगा ए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो रेडियाई भी ज्यादा। अच्छा, इन विच केस कार्बन हैविंग मिनिमम रेडियाई, बोलो सी। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ कार्बन इन द 4 मॉलिक्यूल, इन चारों में रेडियाई का ऑर्डर बताओ। तो हम कहेंगे सबसे बड़ा रेडियाई होगा, मतलब ऑप्शन कहते हैं 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा किसमें होगा, 1 में, 1 के बाद बोलो 1 होगा 4 में, हाँ 4, 4 के बाद 2 में, 2 के बाद 3 में, ये ऑर्डर आ गया। बोलो, नहीं समझ में आई बात, नहीं आई, आई कि नहीं, आवाज दबी दबी आ रही है, कमजोर आवाज है कि अभी सुन करके तुम नहीं जवाब दे पा रहे हो, तो एग्जाम के दिन क्या उम्मीद रखोगे अपने ऊपर। अच्छा हम क्वेश्चन बदल देते हैं, हमने तो कंसेप्ट सुनाया है, अब हम प्रॉब्लम बदलते हैं। मेरे सामने रखा हाइड्रोजीन, इमाइन और एजो नाइट्रोजन। हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। हाँ इन विच केस कार्बन, इन विच केस नाइट्रोजन हैविंग मिनिमम रेडियाई, ये हो जाएगा मैक्सिमम रेडियाई बस। अच्छा फिर पेरोक्साइड दे दिया, पेरोक्साइड, और फिर कहता O2। हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इन विच केस ऑक्सीजन हैविंग मैक्सिमम रेडियाई। समझ में आ रहा है। तो ये कंसेप्ट तो सब में ना लागू होगा, चाहे वो कार्बन का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, सब में वही बात है कि जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, तो रेडियाई घटती जाएगी। रेडियाई बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो, आगे चल के तुम लोग को एमओटी पढ़ाया जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 डबल प्लस ऑप्शन दे देगा लाइन से, और पूछेगा ऑक्सीजन का रेडियाई बताओ, क्या करोगे, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बस, तो एमओटी पढ़ोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा देंगे, और जब बॉन्ड ऑर्डर निकल गया तो रेडियाई भी तो मिल गया, कंसेप्ट तो दे दिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, असर पड़ता है रेडियाई पर। दूसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, उसका भी असर पड़ता है रेडियाई पर, बॉन्ड लेंथ पर। सेकंड फैक्टर लिखो, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा एक चीज याद रखना, हम रेडियाई बता रहे हैं, एग्जाम में साइज पूछ दिया, बताइए साइज का ऑर्डर बताओ। तो हमने बताया रेडियाई न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, एग्जाम में क्या पूछ दिया, साइज। तो बताइए पूरा साइज हो गया। तो हम कहते हैं जिसका रेडियाई ज्यादा होगा उसका साइज भी तो ज्यादा होगा, तो जो रेडियाई का ऑर्डर है वही साइज का भी ऑर्डर हुआ। अच्छा मान लो वॉल्यूम पूछ दिया, व्हाट इज द वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द, तो वॉल्यूम भी तो स्फीयर हुआ ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम कहते हैं जिसका रेडियाई ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा। तो चाहे रेडियाई पूछे, चाहे साइज पूछे, चाहे वॉल्यूम पूछे, ऑर्डर तो सेम ही ना होगा। बोलो खड़े के बोलो, सबको समझ में आए। साइज एटम का होगा, बॉन्ड लेंथ 2 एटम के बीच की बात हो गई। तो यहाँ बात किसकी चल रही है, रेडियाई की, मतलब एक एटम की प्रॉपर्टी।
तो एटम में तो रेडियाई आ सकता है, या तो साइज आ सकता है, या तो वॉल्यूम आएगा। और जहां बॉन्ड लेंथ बोल दिया मतलब दो एटम के बीच का बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल हो गया। तो हम लोग प्रॉपर्टी किसकी स्टडी कर रहे हैं? एटम की, न कि मॉलिक्यूल की। और चूंकि फ्री एटम स्टेबल होता नहीं है तो फ्री एटम के निकाल नहीं सकते, निकालेंगे मॉलिक्यूल के थ्रू, लेकिन निकालना है किसका? मॉलिक्यूल का कि एटम का? तो प्रॉपर्टी एटम की न हुई, या तो रेडियाई, या तो साइज, या तो वॉल्यूम। बॉन्ड लेंथ तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी हो गई ना। बैठो, हाँ बोलो, आगे बढ़े। बात है तो करो, मन में कोई है क्वेश्चन ना पूछो। आर की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम से, हाँ क्यों? तो उसकी वैल्यू हमको हम पिकोमीटर में रखेंगे ना। हाँ मान लो वैल्यू 1 से कम आई तो हम पिकोमीटर में रख देंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है 100 पिकोमीटर के। तो वैल्यू है ना, क्यों घटेगी? क्यों? सामने देखो। हाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का असर पड़ता है रेडियाई पर। कैसे? देखो, इथेन में बता किसका सेल ऑन है? कहां से आवाज आ रही? क्लास से कि बाहर से आ रही है? बाहर से आ रही है। क्लास का डिसिप्लिन ध्यान रखो, क्योंकि जब तक क्लास को डिसिप्लिन में नहीं रखोगे तो फायदा भी नहीं होगा, सुनना सब पानी में जाएगा, समझ लेना। क्योंकि क्लास का समय बड़ा कीमती होता है। 1 मिनट भी तुमने डिस्टर्ब किया, 1 मिनट नहीं, यहाँ 100 बैठे हैं, 100 मिनट का नुकसान हो गया। हम तो ये समझते हैं। इसलिए क्लास में तो मोबाइल लाओ ही नहीं, ले भी आए हो तो स्विच ऑफ कर दो, एकदम डेड कर दो, एकदम से डेड कर दो। वाइब्रेशन भी ना रहे उसमें। रिवाइब्रेशन है वो भी तुमको वाइब्रेट कर देगा, तुमको वाइब्रेट कर देगा, वो तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। और यदि उसने मोबाइल ने खींच लिया तो हम कैसे खींचेंगे तुमको अपनी तरफ? बोलो, मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में शील्डिंग आ गया ना। ये मोबाइल शील्डिंग है, एक रुकावट है हमारे लिए, वो मेरा दुश्मन है, और उसको हम अपने साथ कैसे लेके चलने देंगे? बात समझो। हाँ देखो, इथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, एथिलीन में sp2, एस्टिलीन में sp। अब कहोगे कैसे आया? ऐसा बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में मान लो ये कार्बन sp3 है, ये sp2 है, और ये कार्बन sp है। यदि हम s का परसेंटेज निकालें तो टोटल 100% मान के चले, एक s और 3 p को 100%, तो उसमें s का पार्ट कितना होगा? हाँ 25% s करेक्टर आएगा। हाँ इसमें 100% मान के चले तो s का पार्ट आएगा 33.3% s करेक्टर आएगा। अब क्वेश्चन मन में आएगा कि आप s करेक्टर क्यों निकालना चाहते हैं? जवाब, s का शेप स्फेरिकल है, इसकी प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के नजदीक है, और जो न्यूक्लियस के नजदीक आएगा न्यूक्लियाई इसको अपनी ओर खींच लेगा, और जब अपनी ओर खींचेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जब कोई एटम दूसरे एटम को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा तो दोनों के बीच की दूरी, और जब डिस्टेंस कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो रेडियाई पर असर नहीं आएगा, रेडियाई भी घट जाएगी, रेडियाई भी घट जाएगी। बात समझ में आया? इसलिए हम एस करेक्टर निकाल रहे हैं। देखो सामने, इसमें इथेन का एस करेक्टर 25%, एथिलीन का एस करेक्टर 33.3%। इसको हम 100% माने तो उसमें एस का पार्ट है 50%। बोलो है ना? अब बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा एस करेक्टर इसके अंदर है। इसका मतलब इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है। हमने कहा था जिस एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एस का परसेंटेज ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। बताए थे कल, एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ती है। क्योंकि एस्टिलीन का कार्बन हाई एस करेक्टर है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। तो लेंथ, बॉन्ड बढ़ेगी। ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घट जाएगी? घट जाएगी। हाँ बुक में लिखा है इथेन में CH बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम, एथिलीन में CH बॉन्ड लेंथ 1.08 एंगस्ट्रॉम, और एस्टिलीन में बॉन्ड लेंथ 1.05 एंगस्ट्रॉम। बताओ बॉन्ड लेंथ की वैल्यू घट रही है। क्यों? क्योंकि S करेक्टर बढ़ रहा है।
इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, लेंथ घट गई तो रेडियाई भी तो घट गई। नोट करो, मतलब क्या हुआ, रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, कर सकते हैं ना, रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, जिसमें एस करेक्टर ज्यादा उसका रेडियाई क्या होगा, कम। एस का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, रेडियाई घटता जाएगा। हाँ, आपको में आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइड्रोजन हाँ, अब देखो, पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। हाँ, पूछेगा इसमें किस नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, तो देखो इसमें नाइट्रोजन का sp3 आएगा, इसमें sp2 आएगा, 2 सिग्मा एक लोन पेयर भी है ना, इसमें 1 सिग्मा एक लोन पेयर sp आएगा, तो इसका s करेक्टर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो रेडियाई भी कम, इसकी रेडियाई कम आएगी, इसकी रेडियाई ज्यादा आएगी। बोलो बात समझ में? हाँ, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन के बाद तीसरा फैक्टर है रेडियाई पर असर डालने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर पड़ता है रेडियाई पर, बॉन्ड लेंथ पर, तो कैसे? हाँ देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का असर बॉन्ड लेंथ पर, रेडियाई पर कैसे पड़ता है। हाँ देखो, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, जितनी ताकत से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा उसी ताकत से ये भी खींचेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। अच्छा, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या सेम है, जितनी ताकत ये अपनी ओर खींचेगा उतनी ताकत से ये भी खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव समझते हो ना, किसी एटम की टेंडेंसी कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को किस पावर से, किस ताकत से अपनी ओर खींच रहा है, वो है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ देखो, HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो निश्चित क्लोरीन अपनी ओर खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन बताओ क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, क्लोरीन पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव का डिफरेंस है, जबकि यहाँ डिफरेंस नहीं है। ये बात समझ में आई? अब देखो सामने, इस हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ का हाफ करें तो रेडियाई हाइड्रोजन की मिल सकती है ना। अच्छा, इस क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ का हाफ करें तो रेडियाई क्लोरीन की मिल सकती है ना। अच्छा, इन दोनों रेडियाई को हम सम कर दें, जोड़ दें, तो क्या ये टोटल सम वैल्यू HCl की बॉन्ड लेंथ के बराबर आएगी? बोलो, इन दोनों की रेडियाई का सम क्या HCl की एक्चुअल बॉन्ड लेंथ के बराबर होगी? जवाब नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0 है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से इसकी सम वैल्यू HCl की एक्चुअल बॉन्ड लेंथ के बराबर नहीं होगी। अच्छा ठीक है, नहीं होगी, तो कौन वैल्यू बड़ी होगी, कौन छोटी होगी? ये सम वैल्यू ज्यादा होगी या HCl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? हाँ, जवाब सम ज्यादा होगा, HCl की बॉन्ड लेंथ कम आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। क्लोरीन ज्यादा खींच रहा है ना अपनी ओर कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा तो इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो एक्चुअल जो लेंथ आएगी वो इसकी सम वैल्यू से कम आएगी, कम आएगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, जबकि यहाँ डिफरेंस नहीं है। बोलो बात समझ में आया? अच्छा ठीक है, HCl की जो एक्चुअल लेंथ आएगी वो इनकी सम वैल्यू से कम होगी, तो वो एक्चुअल लेंथ निकालें कैसे?
वो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ निकाले कैसे, इसके लिए एक फार्मूला डेराइव किया है। उस फार्मूले का हेल्प लेके तुम पोलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल भी सकते हो। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल तो तुम निकाल ही सकते हो, एनएमआर से तुम निकाल ही सकते हो, लेकिन थ्योरेटिकल भी तुम निकाल सकते हो फार्मूले की हेल्प से। अब वो फार्मूला है, हाँ इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, क्योंकि हम HCl के लिए फार्मूला लिखवाएंगे तो HCl के लिए फिक्स हो जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं, वो तो सारे पोलर मॉलिक्यूल के लिए है फार्मूला। तो हमने मान लिया ए बी। तो हमको ए बी की बॉन्ड लेंथ निकालनी है। बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, हाँ, इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ ए प्लस रेडियाई ऑफ बी, दोनों की रेडियाई सम करना है। और चूंकि हमको पता है सम वैल्यू इसकी एक्चुअल लेंथ से, सम वैल्यू इसकी एक्चुअल लेंथ से ज्यादा आएगा, तो बराबर करने के लिए हमको उसमें से कुछ माइनस करना होगा, तब ना वैल्यू बराबर होगी। हाँ, -0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए, ये है फार्मूला। इस फार्मूले का हेल्प लेके हम पोलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, पोलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाली जा सकती है। हाँ, इसमें ये क्या है, रेडियाई एटम ए की है, ये रेडियाई एटम बी की है, और एक्स ए एक्स बी जो है, एक्स ए एंड एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। एक्स ए और एक्स बी जो है, ये एटम ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, अब देखो प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ इतना एंगस्ट्रॉम है, कुछ भी वैल्यू बता देगा। क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ की एंगस्ट्रॉम वैल्यू बता देगा, और रेडियाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन की बता देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की भी 3.5 बता देगा। अब पूछेगा व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, HCl की बॉन्ड लेंथ क्या होगा। क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जो भी बॉन्ड लेंथ बताएगा उसका हाफ करेंगे तो रेडियाई हाइड्रोजन की मिल जाएगी, उठा के यहां रख देंगे। क्लियर। क्लोरीन की जो भी बॉन्ड लेंथ बताएगा एंगस्ट्रॉम में, उसका हम हाफ कर देंगे तो रेडियाई क्लोरीन की मिल जाएगी, उसको उठा के यहां रख देंगे, बॉन्ड लेंथ का हाफ। और फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 यहां रख देंगे, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 कम वैल्यू को पीछे यहां रख देंगे, और रख के हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें HCl की एक्चुअल बॉन्ड लेंथ मिलेगी। वो लेंथ मिलेगी जो तुम इंस्ट्रूमेंट से निकालोगे, NMR से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इस थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर आ जाएगी। बोलो, बात समझ में आया। हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ का हाफ किया, रेडियाई हाइड्रोजन की आई। क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ का हाफ किया, रेडियाई क्लोरीन की आ गई, और दोनों की नेगेटिव वैल्यू फॉर्मूले में रख देंगे। हाँ, रखते समय ध्यान रखना कि जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब क्लोरीन, उसको आगे रखना, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पीछे रखना। तभी ना वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तभी ना माइनस होगा, तभी ना वैल्यू घटेगी। क्वेश्चन इस तरह में आएगा। अच्छा, मेरा फार्मूला तुम देख के घर गए, किताब तुमने खोला, हो सकता है तुम्हारी बुक में यहाँ 9 लिखा हो, 9, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यदि 9 लिखा है तो समझना यहाँ जो रेडियाई जो वैल्यू है वो पिकोमीटर में दिया हुआ है, हमने किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम में।
और यदि फॉर्मूले में 9 लिखा हुआ है तो मतलब ये वैल्यू पिकोमीटर में दिया है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम 100 पिकोमीटर के होता है। मान लो बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में दे दिया है, तो ऐसे केस में ये वैल्यू भी पिकोमीटर में आ जाएगा, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो बताइए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 9 इस समय 0.09 है, का मतलब क्या हुआ? रेडियाई ऑफ ए एंड रेडियाई ऑफ बी इन एंगस्ट्रॉम में है। ये रेडियाई ए और बी की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है। यदि हम पिकोमीटर में कर तो यहां हो जाएगा 9। उस केस में रेडियाई अब किस में आ जाएगी? पिकोमीटर में। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने तुमसे फास्फोरस हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ पूछ दिया और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ पूछा। ध्यान रहे, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 होती है और हाइड्रोजन की भी 2.1 होती है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? सेम है। और जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो बताओ डिफरेंस क्या होगा? 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगा? 0। उस केस में बॉन्ड लेंथ दोनों की रेडियाई के सम के, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आया? तो ये फॉर्मूला तुमको कब लगाना है? जब उन दोनों एटम के बीच, जिसके तुम बॉन्ड लेंथ निकालने जा रहे हो, उन दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होना चाहिए, तो अब ये फॉर्मूला लगाओगे। और जब सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, जैसे पीएच, उस केस में तुम्हारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसे निकालना है कोवलेंट रेडियाई ने बताया, और इस पर असर डालने वाले 3 फैक्टर हैं। नंबर 1 बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें हमने ये कहा कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी, रेडियाई भी घट जाएगी। तीसरा, हाइब्रिडेशन में S का परसेंटेज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, रेडियाई भी घट जाएगी। और तीसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, जहां कहीं 2 एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है तो बॉन्ड लेंथ घटेगी तो रेडियाई भी घटेगी। बोलो, बात समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। कोवलेंट रेडियाई के बाद अब हम निकालना सीखेंगे आयनिक रेडियाई। हाँ, हेडिंग दो, आयनिक रेडियाई। हाँ, आयनिक रेडियाई हम तब निकालेंगे जब मेरे सामने कोई आयनिक सॉलिड रखा है। आयनिक सॉलिड, एक कैटायन और दूसरा एनायन, जैसे Na प्लस F माइनस K प्लस Cl माइनस। बताओ, ये कैटायन और ये एनायन। जब कोई आयनिक सॉलिड दिया है तो वहां हम डिफाइन करेंगे आयनिक रेडियाई। तो किसी भी आयन के न्यूक्लियस, ये उसका न्यूक्लियस है और उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है। अब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है। उसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कहलाएगी आयनिक रेडियाई। हाँ बोलो, बात समझ में आया? किसी भी आयन के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कहलाएगी आयनिक रेडियाई। और याद करो, जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा रहे थे, शील्डिंग बता रहे थे, तो हमने आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बता दिया है, बता चुके हैं। और जो चीज़ बता चुके हैं उसको केवल सुना के आगे बढ़ेंगे। कुछ नई बात सुनाएंगे जो वहाँ नहीं सुनाए थे। क्या सुना चुके हैं? देखो, हमने कहा था कोई भी एटम है
उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कैटायन में वो कन्वर्ट हो गया, तो उस कैटायन का जो साइज होगा अपने पेरेंट एटम तुलना में छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। कहा था हमने। अच्छा, फिर तुमने एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया, डाइवलेंट कैटायन बनाया, साइज और छोटा हो जाएगा। अच्छा, उस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एनायन बना लिया, अब उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि एनायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटम की तुलना में कम होता है, बताया था हमने। अच्छा, फिर हमने कहा था कि जितने भी स्पीसीज है सब में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है लेकिन प्रोटॉन की संख्या सेम है। फिर हमने कहा था इलेक्ट्रॉन सेम करके प्रोटॉन बदल दिया जाए तब, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का केस आ जाए तब। एग्जाम्पल दिया एल्युमिनियम +3 का, मैग्नीशियम +2 का, सोडियम प्लस का, उसके बाद फ्लोराइड आयन का, ऑक्सीजन का N-3 का। इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, सभी के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है ना। ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ना। फिर हमने कहा था आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा और जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना बड़ा। क्यों? सब बता चुके हैं, सब हमने बता दिया है। लेकिन आज के लेक्चर में हम आयनिक रेडियाई की वैल्यू निकालना सिखाएंगे। उस समय तो ऑर्डर बताए थे ना, कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन आज हम वैल्यू निकालेंगे। किसी भी आयनिक सॉलिड में आयनों का रेडियस कितना है ये निकालना सीखेंगे, और इसके लिए हम जानेंगे पाउलिंग मेथड। पाउलिंग मेथड इस मेथड के द्वारा पाउलिंग मेथड के द्वारा हम ऐसे आयनिक सॉलिड में आयन का रेडियाई निकाल सकते हैं जिसमें दोनों आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए, तभी तुम निकाल पाओगे पाउलिंग मेथड से। जैसे सोडियम का फ्लोराइड हो गया, पोटेशियम का क्लोराइड, रुबिडियम का ब्रोमाइड, सीजियम का आयोडाइड। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। चेक कर लो, सोडियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन और फ्लोराइड के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10-10 इलेक्ट्रॉन सेम है। हाँ, KCl में K+ के पास 18 इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन। बताओ 18 इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब तुम निकाल सकते हो उसका रेडियाई। हाँ, रुबिडियम और ब्रोमाइड आयन में भी सेम है, सीजियम और आयोडाइड आयन में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वहाँ तुम पाउलिंग मेथड लगा के रेडियाई निकाल सकते हो। और यदि मान लो सेम नहीं है, जैसे HCl Na+Cl-, सोडियम के प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, बताओ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं ना है, तो यहाँ तुम पाउलिंग मेथड नहीं लगा सकते। यहाँ तुम्हें सॉलिड स्टेट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, मतलब 12 का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट। लेकिन अभी 11 का टॉपिक चल रहा है पीरियाडिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में पाउलिंग मेथड से तुम उस आयनिक सॉलिड में रेडियाई निकाल सकते हो जिसमें दोनों आयन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहे तब। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तब ये प्रॉब्लम हो गया सॉलिड स्टेट का, 12 का चैप्टर है, तो वहां सीखोगे। बोलो, बात समझ में आया? तो आज हम पाउलिंग मेथड सीखने जा रहे हैं, मतलब ऐसे आयनिक सॉलिड की बात करेंगे जिसमें दोनों आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। पाउलिंग मेथड टू कैलकुलेट Pauling method to calculate ionic radii in case of isoelectronic species. इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये मेथड केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ही लगाना है, और नहीं ऐसा केस है तो फिर चैप्टर सॉलिड स्टेट का हो गया। तो सॉलिड स्टेट जब पढ़ोगे तो वहां सीखना। हाँ देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं।
सोडियम का फ्लोराइड है, पोटेशियम का क्लोराइड, रुबिडियम का ब्रोमाइड, सीजियम का आयोडाइड। और भी हैं जैसे मैग्नीशियम +2 फ्लोराइड आयन, ये भी है MgF2 AlF3, मतलब ये भी आइसोटोनिक है। एल्युमिनियम +3 के पास 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोराइड आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो यहाँ भी निकाल सकते हो तुम रेडियाई पाउलिंग मेथड के द्वारा। तो कैसे निकालोगे? दो कंसेप्ट है, पाउलिंग ने दो कंसेप्ट सुनाया है, उस कंसेप्ट को ध्यान में रख के हम रेडियाई निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं देखा जाए। जैसे मान लो आपको सोडियम फ्लोराइड का क्रिस्टल दिया गया, ये है सोडियम का न्यूक्लियाइड और ये है फ्लोराइड आयन का न्यूक्लियाइड। ये सोडियम आयन है और ये फ्लोराइड आयन है। हमको इनका रेडियस निकालना है, रेडियाई। तो इसके लिए पाउलिंग ने दो कंसेप्ट सुनाया है। पहला कंसेप्ट क्या सुनाया उसने, क्या बोला? पाउलिंग ने ये कहा किसी भी आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन के न्यूक्लियस के बीच की दूरी कहलाती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, जब ब्रैग्स लॉ पढ़ोगे ना, ब्रैग्स लॉ, तो वहाँ एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी, दो एटम के बीच की दूरी निकाल सकते हैं बाई ब्रैग्स लॉ, n लैम्डा 2d sin थीटा। तो देखो इस दूरी को उसने क्या बोला? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये जो दूरी है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो दोनों आयनों के रेडियस के सम के बराबर हो। ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियाई के बीच की दूरी दोनों आयनों के रेडियस के सम के बराबर होगा। अच्छा ध्यान दो, दोनों में इलेक्ट्रॉन भले सेम हो, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन भले सेम हो, क्या रेडियाई भी सेम होगा? नहीं होगा ना। सोडियम के न्यूक्लियस में कितने हैं? 11 प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन। बताओ उसमें प्रोटॉन की संख्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो साइज, तो देखो हम साइज छोटा दिखा भी रहे हैं, इसका साइज बड़ा दिखा रहे हैं क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ये बड़ा है और ये छोटा है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और वो दूरी दो के रेडियाई के सम के बराबर होगा। बोल होगा कि नहीं? नोट करो, यही कहा था पाउलिंग ने। पाउलिंग ने यही सुनाया है। The sum of radii of cation and anion equal to internuclear distance. The sum of radii of cation and anion equal to internuclear distance. The sum of radii of cation and anion equal to internuclear distance. और इस दूरी को निकालते कैसे हैं? Which is calculated by X-ray crystallography. Which is calculated by, इस दूरी को कैसे निकालते हैं लेबोरेटरी में? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तुम लोग को फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता है ना, तो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है ब्रैग्स लॉ, जिसका यूज हम लोग सॉलिड स्टेट में करते हैं दो एटम के बीच की दूरी निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये आगे बताया जाएगा सॉलिड स्टेट में। और ये जो दूरी तुम निकालोगे, ये दूरी दोनों आयनों के रेडियस के सम के बराबर होगा। पहला पॉइंट किसने बताया? पाउलिंग ने। दो लाइन उसने बताई है, दो लाइन। पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन क्या? देखो दूसरी लाइन क्या बताया इसने। पाउलिंग ने ये कहा
कि किसी भी आयन का जो रेडियस है, किसी भी आयन का रेडियस उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात तुम पहले सुना चुके हैं, पहले सुनाया कि रेडियस जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नोट करो, द रेडियाई ऑफ आयन, the radii of ion inversely proportional to effective nuclear charge of ion. ठीक है, किसी भी आयन का जो रेडियस होगा उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात कैटायन के लिए भी लागू होती है, एनायन के लिए भी लागू होती है। रेडियाई ऑफ एनायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एनायन। ये कैटायन के लिए हो गया और ये एनायन के लिए हुआ। Radii of cation inversely proportional to effective nuclear charge Z star। Z star क्या है? Effective nuclear charge of cation। और radii of anion inversely proportional to effective nuclear charge of anion। हाँ, अब देखो सामने, जब हम इसको एक प्रोपोर्शनल है, इसको इक्वल करेंगे तो राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट देंगे। जब हम इक्वल कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट देंगे और वो कांस्टेंट है c। इसको क्या बोलेंगे? c इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और उसकी जो वैल्यू होगी वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए कांस्टेंट रहेगी। जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रहेंगे उन सब के लिए वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बताओ ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? तो जो c की वैल्यू सोडियम आयन के लिए रहेगी वही c की वैल्यू फ्लोराइड आयन के लिए भी रहेगी, क्योंकि दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हमने इक्वल कर दिया और यहाँ कर दिया C, यहाँ इक्वल करके सामने कर दिया C और यहाँ भी इक्वल करके सामने रख दिया C। हाँ, C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है जिसका नाम है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट फॉर इसकी वैल्यू जो है ना, कांस्टेंट फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नहीं दिख रहा है? ऊपर लिख देते हैं, C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है विच इज कांस्टेंट फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, ये वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नोट किया? हाँ, अब देखो, अब प्रॉब्लम कैसे आएगा एग्जाम में और कैसे सॉल्व करना है ये देखो सामने। पाउलिंग ने अपनी बात सुना दी। पाउलिंग ने 2 लाइन बोली थी बस, एक लाइन ये बताइए, दूसरी लाइन ये बताइए। अब इस 2 लाइन का हेल्प लेके हम किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आयनिक रेडियाई निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? सामने देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन आएगा, सोडियम फ्लोराइड का क्रिस्टल है या पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल है या रुबिडियम ब्रोमाइड का क्रिस्टल है या सीजियम आयोडाइड का क्रिस्टल है, मतलब ऐसा क्रिस्टल जिसपे दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। तो इसमें दोनों सेम है ना, तो सोडियम फ्लोराइड का क्रिस्टल है। इसमें सोडियम और फ्लोराइड के बीच की दूरी 3.41 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन के बीच की दूरी कितना बता रहा है?
3.41 एंगस्ट्रॉम है। तो बताइए रेडियाई सोडियम आयन की क्या होगी, या दूसरा क्वेश्चन है रेडियाई फ्लोराइड आयन की क्या होगी। बस को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताएगा, दो आयनों के बीच की दूरी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बता रहा है और रेडियाई पूछ रहा है। तो हम सॉल्व कैसे करें, देखो सामने जैसा कि पाउली ने बोला कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों आयनों के रेडियाई के सम के बराबर होता है, बोला उसने। इसका मतलब क्या हुआ कि 3.41 एंगस्ट्रॉम जो वैल्यू है दोनों के रेडियाई के सम के बराबर हुई। और इस वैल्यू को निकाला कैसे, उसने निकाला है एक्सरे डिफ्रैक्शन से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से उसने निकाला और निकाल के बताया कि सोडियम और फ्लोराइड आयन के बीच की दूरी 3.41 एंगस्ट्रॉम है। तो ये दूरी दोनों आयनों के रेडियस के सम के बराबर होगा, नहीं होगा, होगा। तो देखो हम लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ Na प्लस रेडियाई ऑफ F माइनस इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं आई आवाज, लिख सकते हैं। अच्छा, रेडियाई ऑफ सोडियम आयन बताओ C/Z सोडियम आयन है कि नहीं, और रेडियाई ऑफ फ्लोराइड आयन क्या है, C/Z फ्लोराइड आयन है। तो हम इस सोडियम के रेडियस की जगह इस वैल्यू को रख सकते हैं, और फ्लोराइड आयन की रेडियस की जगह इस वैल्यू को उठा के रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो यहां रखाएगा C/Z सोडियम आयन प्लस C/Z फ्लोराइड आयन इज इक्वल टू 3.41 एंगस्ट्रॉम। बताओ कोई गलती तो नहीं की हमने, सामने देखो। हाँ, तुम लोग को स्लेटर रूल पढ़ा दिया हमने, और स्लेटर रूल का हेल्प लेके तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम आयन का निकाल सकते हो। सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10वें इलेक्ट्रॉन पर तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लेटर रूल से निकाल सकते हो कि नहीं। अच्छा, यही काम तुम फ्लोराइड आयन के लिए भी करोगे, उसमें 10वें इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम फ्लोराइड आयन का भी निकालोगे और उठा के वैल्यू यहाँ रख दोगे। निकालने के बाद और रख करके इसको सॉल्व करोगे तो तुमको C की वैल्यू मिलेगी कि नहीं, बोलो। अच्छा, क्वेश्चन मन में आएगा कि जब दोनों में इलेक्ट्रॉन 10-10 है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो Z की वैल्यू भी तो सेम आएगी, बोलो। क्यों सेम आएगी, अरे इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन थोड़ी सेम है। इसमें कितने हैं, 11 प्रोटॉन, इसमें कितने हैं, 9 प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट है तो इफेक्टिव चार्ज तो अलग अलग ना आएगा, सेम कैसे आएगा। इलेक्ट्रॉन भले सेम हो, फॉर्मूला क्या है देखो, Z* इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। 10-10 इलेक्ट्रॉन भले हो, शील्डिंग ना कॉमन है, प्रोटॉन थोड़ी कॉमन है, तो Z* बताओ अलग अलग आएगा कि नहीं। इस वैल्यू को हम स्लेटर रूल से निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो वैल्यू उठा के यहाँ रख दें और सॉल्व करके C की वैल्यू निकाल लें, और जो C की वैल्यू सोडियम आयन के लिए आएगी वही C की वैल्यू फ्लोराइड आयन के लिए भी होगी, क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और जहां तुमने C की वैल्यू पा लिया, अब C की वैल्यू उठा के यहाँ वापस C की वैल्यू उठा के तुम यहाँ रख दो, और तुमने सोडियम का इफेक्टिव चार्ज पहले से निकाल रखा है, रख दो, तुमको रेडियाई सोडियम की आ गई। और फिर C की वैल्यू रख करके इफेक्टिव चार्ज फ्लोराइड आयन का रख दो, तो रेडियाई फ्लोराइड आयन की आ जाएगी, बोलो। अच्छा, ये क्वेश्चन पहली बार जब एग्जाम में आया था तो प्रॉब्लम बनाने वाले ने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो बताया ही था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बता दिया था, सोडियम आयन का और फ्लोराइड आयन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी बता दिया था। मतलब तुम स्लेटर रूल के भी चक्कर में नहीं फंसोगे, अब तुम्हारा आधा काम तो हल कर दिया उसने, बोलो। तो जब तुमको दोनों इफेक्टिव चार्ज भी बता दिया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बताया, तो बस तुम सीधे वैल्यू रख के C की वैल्यू निकालोगे, और C की वैल्यू रख करके तुम सोडियम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रेडियाई सोडियम के निकाल लोगे, बोलो। और जहां रेडियाई सोडियम की आ गई तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से तुम सोडियम रेडियाई घटाओगे तो फ्लोराइड रेडियाई आ जाएगी कि नहीं आएगी, बोलो। क्वेश्चन ऐसे आएगा। हम कहते हैं मान लो एग्जामिनर
इफेक्टिव चार्ज ना भी बताए दोनों का तो भी तुम तो सीख चुके हो, तुम चाहो तो निकाल सकते हो। लेकिन एग्जामिनर ने ये वैल्यू भी प्रॉब्लम में दे दिया था और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बताया था और डीडीआई पूछा था सोडियम की या फ्लोराइड की। निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन याद रखना ये सारा मेथड, पाउलिंग मेथड तभी लगाना जब दोनों आयंस आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो तब लगाना, और यदि आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो समझ लेना ये प्रॉब्लम सॉलिड स्टेट का है। क्लास 12 का चैप्टर जब वो सीखोगे तो वहां सिखा बताएंगे, आगे बताएंगे उसको। हाँ बोलो, समझ में आया? तो कैसे निकालना है कोवेलेंट रेडियाई और कैसे निकालना है आयनिक रेडियाई, ये दो चीज आज हमने सिखाया। अब बचा क्या है? मेटालिक रेडियाई और फिर वंडरवार रेडियाई, और फिर इनका आपस का रिलेशंस क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, और पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, कैसे रेडियाई वेरी करता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम। इसको बताएंगे कल के लेक्चर में, ठीक है? और जो पेपर डिस्कस करना है जो हो चुका है, कल क्लास से आने से पहले हमको दिखा देना, हम वो डिस्कस कर देंगे। एक ही पेपर हुआ है ना, दो हो गया। एक हुआ होगा IUPAC का और एक हुआ होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, DPP 1 करके लिया गया होगा। एक ही हुआ है? अच्छा, एक पीरियोडिक टेबल का जो हम पढ़ाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग पढ़ाए हैं ना, उसका एक पेपर हमने दिया हुआ है, वो हो जाएगा तब।